अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं आप लोगों को जो है इस लेक्चर में 9th क्लास की जो न्यू सिलेबस की बुक है इसका चैप्टर 1 जो है कंप्लीट रिवाइज करवाऊंगी, ताकि एक हमारे पास एक ओवरव्यू आ जाए इसका जो है इंट्रोडक्शन से लेके जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ तक। आज हम जो है वो एक ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इसके अंदर मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और क्या मेन बात है इसकी, जो मरकज़ी ख्याल एक लेसन का देखना होता है वो क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर लेक्चर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर था बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। टॉपिक 1 जो हमारे पास था इसका वो था बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। मैं आप लोगों को हर लेक्चर के साथ साथ उसके बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन देती जाती हूँ। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग-अलग लेक्चर्स हैं और उसको एक लेक्चर में कंपाइल करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने देखा 8th क्लास तक आपने पढ़ी साइंस में आप लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे थे, नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे थे, चीज़ों की मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, प्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे थे, मुख्तलिफ केमिकल्स के बारे में। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये सब चीज़ों को एक जगह पे स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने क्या किया कि साइंस जो सब्जेक्ट था, साइंस को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया, बायोलॉजी बना दी, आगे उससे बना दी केमिस्ट्री बना दी, उसी से आगे बना दी फिजिक्स बना दी, ठीक है। तो ये उन्होंने मुख्तलिफ जो थी वो साइंस की ब्रांचेस दे दी कि फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे चीज़ें मूव कैसे करती हैं, केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे कि जो केमिकल नेचर क्या है चीज़ों की, बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। बायोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की हमने बायोलॉजी में। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं मुख्तलिफ तरह के हैं। हमारे पास छोटे छोटे वायरस हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े मैमल्स हैं हमारे पास। मुख्तलिफ एनिमल्स ऐसे हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ग्लेशियर्स में रहते हैं। लिविंग थिंग्स में इवन दैट हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं जिसको हम बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इन सब को स्टडी करना फिर मुश्किल हो गया कि एक ही सब्जेक्ट में हम प्लांट्स भी स्टडी कर रहे हैं, उसी के अंदर हम जो है वो एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, उसी के अंदर हमारे पास फिशेस भी हैं, रिप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियन, और वहीं भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। तो उन्होंने क्या किया, इसको आगे डिवाइड कर दिया, बायोलॉजी को आगे डिवाइड किया उन्होंने ज़ूलॉजी के अंदर। उन्होंने कहा कि ज़ूलॉजी में हम जस्ट स्टडी करेंगे एनिमल्स को, बॉटनी के अंदर, बॉटनी में हम स्टडी करेंगे प्लांट्स को, ठीक है। इसके अलावा आगे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास थी पहला टॉपिक के बायोलॉजी क्या है, साइंस थी, साइंस से बायोलॉजी आई, बायोलॉजी के आगे फर्दर चाहिए ब्रांचेस होती हैं। इसके अलावा इसकी जो बायोलॉजी है हमारे पास, इसकी आगे सब ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के हम स्टडी करते हैं, जैसे हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे। एनाटॉमी, एनाटॉमी में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की। फिजियोलॉजी के अंदर हमने उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की। इन सब लेक्चर्स की आप लोगों के पास अलग-अलग लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन मौजूद है, अभी जस्ट हम ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया इसके अंदर फिजियोलॉजी का हम स्टडी किया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी हमने स्टडी की, हिस्टोलॉजी स्टडी की हमने, इकोलॉजी स्टडी की हमने, ठीक है। तो ये सारी जो है आगे इसकी ब्रांचेस थी।
बहुत ज़्यादा और भी ब्रांचेस हैं, ये जस्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। तो ये हमारा जो है पहला टॉपिक इसमें जो है वो कवर हो गया। इसके बाद हमारे पास था कि बायोलॉजी जो है इसका दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। दूसरा लेक्चर हमारे पास, इसके अंदर दूसरा टॉपिक हम कह रहे हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब बायोलॉजी बेशक साइंस से एक अलहदा सब्जेक्ट, उसके आगे ब्रांच बन गई, लेकिन फिर भी ये अलहदा नहीं रह सकती, इसका जो है दूसरी साइंस के साथ ताल्लुक होता है। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ठीक है। अब इसका क्या रिलेशन है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ। जैसे हम ह्यूमन बीइंग सुबह उठते हैं, हमारा इंटरेक्शन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, हमारा इंटरेक्शन हो रहा है प्लांट्स के साथ, हम फूड खा रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव करने के लिए हम मुख्तलिफ व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका है किसी और साइंस के साथ ताल्लुक है उन व्हीकल्स का। तो यही ताल्लुक है बायोलॉजी का मुख्तलिफ साइंसेस के साथ। इसको हम बोल देते हैं बायोकेमिस्ट्री आ जाती है इसके अंदर। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर कैसे है। फिजिक्स में बेसिकली हम स्टडी करते हैं मूवमेंट को, जैसे लीवर हो गया, पुली हो गया, तो उसी जो प्रिंसिपल है उन्हीं प्रिंसिपल्स पे हमारी बॉडी मूव करी है, हमारा एल्बो जॉइंट है, हमारे नी जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो बायोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटेशनल जो है वो बायोलॉजी भी होती है, कंप्यूटेशनल। जैसे कि हमने कोई भी रिसर्च की, मुख्तलिफ रिसर्च करके हमने जो है वो डाटा हासिल किया, उस डाटा को हम एनालाइज करेंगे, उसकी प्रॉपर जो है वो एनालिसिस होगी, उसको स्टोर करना है, तो वो हम कंप्यूटर्स में स्टडी करेंगे, तो वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि बायोजियोग्राफी होती है कि मुख्तलिफ एरियाज के अंदर कितने कितने कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हैं। ये था बायोलॉजी का मुख्तलिफ साइंसेस के साथ रिलेशनशिप के किस तरह जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ मिल के काम करती है। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता जो है हमारे पास एक टॉपिक आगे भी आएगा कि बायोलॉजी जो है वो एक लैबोरेटरी फील्ड के तौर पे काम करती है। लेकिन उससे पहले हम जो है स्टडी करेंगे कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। थर्ड टॉपिक जो आप लोगों के चैप्टर में है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। आप लोग कहते हो कि साइंस के बाद आप अगर बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में से आप 9th में है तो आपने बायोलॉजी को चूज़ किया, फिर नेक्स्ट FSC में जाके आप बायोलॉजी को चूज़ कर रहे हो, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी, आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हो। तो हम कहते हैं ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स को जो है ये कवर कर रही होती है बायोलॉजी। मुख्तलिफ इसके अंदर कैरियर्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर होता है मेडिसिन एंड सर्जरी का कैरियर, जिसमें जो है वो आप MBBS की डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। इसके अलावा डेंटिस्ट्री, टीथ के रिलेटेड जॉब भी हमारे पास होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं हॉर्टिकल्चर्स होते हैं, ठीक है, फार्मिंग आ गई, एग्रीकल्चर हो गया। मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट आप चूज करते जाते हो नेक्स्ट उसी के लिहाज से मुख्तलिफ। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, और भी बहुत से जो करियर है, वेटरनरी डॉक्टर बन जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाते हैं, जेनेटिक को आप स्टडी करते हो, बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। यानी कि आप एक टॉपिक को भी अगर बायोलॉजी के जस्ट एक टॉपिक को पकड़ लें तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जो है अपने उस फील्ड के अंदर जो है वो जॉब सिक्योर कर सकते हैं और उससे अपना जो है वो कैरियर सेट कर सकते हैं। तो ये थे कि बायोलॉजी के अंदर कैरियर्स कौन कौन से हैं। बायोलॉजी स्टडी करने के बाद आप किन किन जो कैरियर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। पहले हमने देखा कि बायोलॉजी है क्या, कौन कौन सी ब्रांचेस उसकी बनाई गई, ब्रांचेस के बाद सब ब्रांचेस कौन कौन सी थी,
फिर हमने देखा कि बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के बगैर रह नहीं सकती, इसको दूसरी साइंसेस के साथ भी रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जो है वो एस्पेक्ट्स में इसका मुख्तलिफ साइंस के साथ जो वो रिलेशन होता है। इसके बाद हमने कहा कि बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद हमारे पास कौन कौन से कैरियर्स हैं। ये हो गए फर्स्ट 3 लेक्चर्स। उसके बाद हमारे पास आता है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। इसके पहले हमारे पास कुरान की इंस्ट्रक्शंस थी कि बायोलॉजी के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है ये हमारे कुरान ने पहले से ही बयान कर दी हुई हैं ये रिसर्चेस। इसके बाद हमारे पास आती है साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है कि बायोलॉजी जो है वो अकेले वर्क नहीं कर सकती, इसको दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। आप लोगों ने एक रिसर्च करनी है बायो में, लेकिन आप जस्ट बायो को स्टडी करके उस रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको उसके साथ जो है कंप्यूटर की स्टडी करनी पड़ती है। अब ये भी है कि वो जस्ट एक बंदा ही जो है वो सारी बुक्स को स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत हर बुक की आगे कम्प्लेक्सिटी जो है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। तो क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इसीलिए जितनी भी रिसर्चेस होती हैं उसमें जो है वो एक पूरी टीम का वर्क होता है, पूरी टीम मिलकर उसको काम कर रही है। जैसे कंप्यूटर का बंदा है तो उसको आप जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन देते जाओगे इकट्ठी करके वो वैसे वैसे स्टोर करता जाएगा। ठीक है, आप जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था कि इंसानों का जो डीएनए था इसके सीक्वेंस को स्टडी किया गया, तो उस डीएनए को स्टडी करने के लिए जेनेटिक्स का चाहिए था, जीन्स को स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चाहिए था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जीन्स को बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, बेसिस कौन सी हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट चाहिए थे कि कौन कौन से केमिकल्स उसके अंदर हैं। इसी तरह जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं इसमें इंजीनियर्स चाहिए, बायोलॉजिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसका, यानी कि इस टॉपिक में कहा जा रहा है कि साइंस जो है वो अकेले काम नहीं कर सकती। कोई भी रिसर्च हमने करनी है तो हमारे पास मुख्तलिफ साइंसेस को इकट्ठे मिल के काम करना पड़ता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक नेक्स्ट, साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से हैं। 5 नंबर पे है साइंटिफिक मेथड। कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स जो हैं हमारे पास होते हैं। अब हमने कहा कि साइंटिस्ट को किसी प्रॉब्लम का सामना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व वो करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब प्रॉब्लम साइंटिस्ट की पर्सनल नहीं थी, वो किसी साइंसी लिहाज से थी कि किसी एरिया के अंदर वेदर चेंज हो रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, या जैसे कि एक्सटिंक्शन हो रही है, एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं जगह से, जैसे कि हमारे जो है बहुत ज़्यादा एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं, इवन दैट कि हमारे नेशनल एनिमल्स की भी जो पॉपुलेशन है बहुत कम रह गई है। ठीक है, ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट स्टेप्स लेते हैं उनको कहा जाता है साइंटिफिक मेथड्स। अब कौन कौन से साइंटिफिक मेथड हमारे पास हैं। सबसे पहले आता है कि हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम पता होना चाहिए। फिर वहाँ पे हम जाके क्या करते हैं, उसके लिहाज से ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करके हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम उससे ड्रा करते हैं मुख्तलिफ डिडक्शन। डिडक्शन में हम इफ एंड देन का यूज़ करते हैं। इसी हाइपोथेसिस के लिहाज से डिडक्शन रहती है। फिर उस पर किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम देते हैं रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया एक साइंटिफिक प्रॉब्लम थी, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किया गया। मलेरिया में 2 प्रॉब्लम्स थी। मलेरिया जब डिजीज़ आई उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज करवाई। ठीक है, तो उसको सबसे पहले साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि उसकी वजह क्या है, व्हाट इज़ काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक था वो है मलेरिया। एन एग्जाम्पल ऑफ
साइंटिफिक मेथड। तो मलेरिया जब आई तो इसकी जो है वो दो प्रॉब्लम्स आगे बनी थी कि इसकी जो है काज क्या है। प्रॉब्लम 1 हमारे पास जो थी वो थी काज, कि मलेरिया की जो है वो वजह क्या है, किस वजह से हो रहा है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, फिर उसको जो है वो वहाँ जाके ऑब्जर्व किया, उसी लिहाज से हाइपोथेसिस दी, डिडक्शन ड्रा की, फिर एक्सपेरिमेंट किए, तो रिजल्ट हमारे पास ये आया कि प्लाज्मोडियम काज है। फिर उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर गया कैसे। हाउ प्लाज्मोडियम इंटर इन ब्लड। फिर उन्होंने दोबारा से ये प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, फिर इस पर ऑब्जर्वेशन की कि कहाँ से ब्लड के अंदर वो आ रहा है, फिर उस पर हाइपोथेसिस दी कि जिनका मॉस्किटो के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन है उनके अंदर ये ज़्यादा देखा गया है। फिर वहाँ से डिडक्शन ड्रा की, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर जो है रिजल्ट दिया। यानी कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये था हमारा पहला चैप्टर सारा। इसमें हमने बायोलॉजी को इंट्रोडक्शन देखा, ब्रांचेस देखी, उसकी सब ब्रांचेस देखी, कौन कौन सा रिलेशनशिप है मुख्तलिफ साइंसेस के साथ, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से कैरियर्स हम चूज़ कर सकते हैं, एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, किस तरह फील्ड है, कौन कौन सी रिसर्चेस हमने की हैं मुख्तलिफ साइंसेस के साथ मिलके, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उनके कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसको हम कम्प्लीटली जो है वो एक डिटेल्ड लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू था पहले लेक्चर का, पहले चैप्टर का। नेक्स्ट जो है इसकी जो एक्सरसाइज आती है उसमें है एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज जो है वो आपको शॉर्ट वीडियो में उनके करेक्ट आंसर मिल जाएंगे, और अगर क्वेश्चन आंसर्स के आप लोगों को जो है आंसर चाहिए तो आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आके आप जो है उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।